गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए आपका चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला, कॉमन कंपाउंड्स, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स आपके इस चैप्टर से आएंगे, जिसमें आज हम रिवीजन नोट स्टार्ट करेंगे। आपको पता है एटम डिविजिबल हो सकता है, बट उसे हम डिवाइड नहीं कर रहे, हम उसके सब एटॉमिक पार्ट्स देखते हैं, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स का होता है। आयनाइजेशन ऑफ गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब प्रूव दैट एटम हैव सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो आयनाइजेशन है गैसेस का डिस्चार्ज ट्यूब में, उसने प्रूव करा है कि एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एक समराइज दे रखी है। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो स्मॉल ई होता है, प्रोटॉन का स्मॉल पी, न्यूट्रॉन का स्मॉल एन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, प्रोटॉन का +1। अब एटम्स में यही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन का 0 होता है। नेचर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर करा था, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। मास इसका 1/2000 टाइम मास होता है हाइड्रोजन एटम के, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। और ये मास प्रोटॉन नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन के। अब एटम कैसा दिखता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने अब स्टार्ट करने लगा। आप सबने बता दिया कि एटम दिखता कैसा है। अब एक एटम, सबसे पहले थॉमसन, जो जे थॉमसन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी कि एक एटम जो कि वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, एकदम स्फीयर है, जिसमें वो पूरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। और उस पेयर में यानी उन्होंने एक वाटरमेलन लिया। वाटरमेलन में जो पॉइंट होते हैं, उन्होंने उससे कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पूरा रेड पार्ट जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन उस पर इम्पेंडेंट है, और ये इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, यानी जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव। यानी अगर हम पॉजिटिव चार्ज 5 है और तो नेगेटिव चार्ज भी -5 है, तो 5 से 5 कट गया तो 0 बचा। यानी जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये जे थॉमसन के मॉडल ने बताया। अब थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, ये फेल हो गया क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं एटम में, क्लोज होते हैं वो एक दूसरे के, ये उसने ये बताया। अल्फा पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास, दे आर डबल चार्ज ऑफ हीलियम आयंस। तो अल्फा पार्टिकल्स से फिर अदर साइंटिस्ट ने, रदरफोर्ड ने, उन्होंने एक थ्योरी निकाली जिसने जे थॉमसन का मॉडल जो फेल कर दिया, क्योंकि हमारा ये पूरा स्क्वायर में नहीं होता है। आज के भी आपको पता है स्ट्रक्चर में जो हमारा जो एटम है वो कुछ इस टाइप से है, तो बीच में स्पेस होता है, बाकी जगह खाली होता है। तो फर्स्ट जो जे थॉमसन का वो फेल हो गया। ऑब्जर्व प्रेडिक्टेड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड बेस्ड ऑन थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। तो थॉमसन को देखते हुए उन्होंने एक एटॉमिक दिखाया। रदरफोर्ड ने भी एक जे थॉमसन से बाद में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दिखाया। अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग द गोल्ड एटम वुड बी uniformly reflect, which was not. Since the alpha particle were behavior, then protons did not accept to see large reflection. Selection of good metals for Rutherford's alpha particles settle. अब सिलेक्शन गोल्ड का ही क्यों किया, क्योंकि गोल्ड एक ईजिली मलेबल है और वो एकदम बहुत ज़्यादा थिन शीट्स में भी कन्वर्ट ईजिली हो सकता है। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स वाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा रदरफोर्ड ने कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर उसने ऐसे रेस की तरफ पे डाले इस गोल्ड फॉइल पे, तो कुछ तो स्ट्रेट विदाउट कोई डिफ्लेक्शन के साथ सीधा जा रहे थे। कुछ पार्टिकल्स थे जो कि कुछ एंगल पे यानी ऐसे पे रिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। और 12,000 में से भी कुछ भी पार्टिकल्स थे, 12,000 में से हर 12,000 में से एक पार्टिकल था
जो कि जाके यहाँ पे टकरा के वापस आ जा रहा था। तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन में पाया। अब इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या पाया, कंक्लूज़न निकाले रदरफोर्ड्स अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि ज़्यादातर स्पेस जो होता है वो एटम का एम्प्टी होता है, खाली रहेगा तभी तो लाइट जो पास रहती है वो अल्फ़ा पार्टिकल को पास करने देता है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बहुत कम जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे पाथ पे, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है ऑक्यूपाई लिटिल स्पेस। टोटल वॉल्यूम न्यूक्लियस का वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम के बराबर है। एज वेरी अल्फ़ा पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड, क्योंकि बहुत कम जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो 180 डिग्री से पॉजिटिव चार्ज से रिफ्लेक्ट हो रहे थे। एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम्स वर कंसिडर्ड आ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। अब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम निकाला, जिसमें उसने बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज एटम सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। एंटायर मास एटम का उस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स जो कि वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में। और साइज ऑफ द सर्कुलर न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो एटम के साइज से भी छोटा होता है। अब जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो भी गलत साबित हो गया। अब ये कैसे गलत साबित हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट शेल्स में। बट अगर हम किसी भी ऑर्बिट में यानी सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन होगा। आपने ये चैप्टर में पढ़ा है, एक्सेलरेशन होगा तो उसमें एनर्जी रेडिएट होगी यानी धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगी उस इलेक्ट्रॉन की। एनर्जी लॉस होगी तो वो कहाँ जाएगा, वो गिर ही जाएगा न्यूक्लियस में जाके। तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ही ख़राब हो गया। तो रदरफोर्ड्स की इस गलती की वजह से उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं बट कहाँ रिवॉल्व करते हैं वो उन्होंने सही से बताया, इसलिए रदरफोर्ड्स का मॉडल भी फेल हो गया। अब फिर आए बोहार साइंटिस्ट, जिन्होंने मॉडल का एक सही सा बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में, यानी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स परमिसिबल ऑर्बिट्स में। यानी पहली ऑर्बिट शेल को उन्होंने के नाम दे दिया, दूसरी ऑर्बिट शेल को उन्होंने एल नाम दे दिया, तीसरी ऑर्बिट शेल को एम नाम दे दिया, चौथी ऑर्बिट शेल को एन नाम दे दिया। पहली ऑर्बिट शेल का नाम 1, दूसरी का 2, तीसरी का 3 और चौथी का 4। और 2n का स्क्वायर फॉर्मूले से उस ऑर्बिट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे। यानी एन हमारा क्या है, नंबर के। तो अगर हम देखें तो 2, अगर हम के शेल का 1 है तो 2 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट शेल में ऑलमोस्ट सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकेंड शेल में अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर 4 2 का 8, तो सेकेंड शेल में 8 आएंगे। थर्ड में हमारा 2 3 का स्क्वायर 6 3 का स्क्वायर 9 9 2 18, थर्ड में 18 आएंगे। और 4 का स्क्वायर 16 प्लस तो लास्ट शेल में ऑलमोस्ट 32 हम आएंगे। बट उन्होंने एक बात और कही कि जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है उसमें बस 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। तो ये वाला जो उन्होंने ये फार्मूला दिया ये एक तरह से गलत भी साबित हो गया कि उन्होंने ये कहा कि लास्ट शेल में और बस जैसे ये फर्स्ट शेल है तो या तो उसमें फर्स्ट शेल है तो या तो 2 पे कंप्लीट हो रही है तो फर्स्ट शेल में 2 ही होने चाहिए, या तो फिर लास्ट शेल है यानी दूसरी शेल भी खुल गई तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तभी जो हमारा जो एटम है वो स्टेबल कहलाया जाएगा। तो ये उन्होंने बताया, यही यहाँ पे आपको बता रखा है। तो उन्होंने एक वही बोरी स्कीम निकाली थी, बोहार बोरी स्कीम। तो ये फार्मूला दिया था 2n स्क्वायर। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये उन्होंने बताया था। और आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो उसमें होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में सिचुएटेड होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते। और इट इज़ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम इज कम्प्लीटली फिल और इसकी वैलेंसी 0 होती है। वैलेंसी एलिमेंट्स की 1 to 4 जनरली डिटरमाइन करी जाती है रूल से। यानी अब आपको फॉर्मूला याद करना है या नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का जो हमारा
एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। तो हाइड्रोजन में तो कोई वैलेंसी शेल बनेगी नहीं। हीलियम में 2 होता है तो फर्स्ट शेल खुलेगी 2 हमारा। हाइड्रोजन का अगर हम बनाएं तो ये फर्स्ट शेल ये इतना ही बनेगा। हीलियम का हमारा ऐसे 2 बन जाएगा, तो यानी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गई। अगर हम देखें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसकी वैलेंसी शेल क्या हो जाएगी, फर्स्ट शेल में 2 जाएगा, सेकंड शेल में 6 जाएगा। तो हमें लास्ट शेल क्या कंप्लीट करनी होती है, हमें लास्ट शेल कंप्लीट करनी होती है 8 से। तो यहाँ पे कितने और फिल करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, 2 फिल करेंगे तब हमारे 8 हो जाएंगे। अगर हम देखें नियॉन की वैलेंसी होती है 2 और 8, तो ये तो फुल है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमारी लास्ट शेल इसमें क्या है वैलेंसी, इसमें वैलेंसी 2 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट शेल को हमें 8 तक फिल करना है। अगर हम सोडियम के देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 इसमें कौन कौन सी कलर है, 2 8, यानी फर्स्ट शेल सेकंड शेल कंप्लीट हो गई। अब 1 लास्ट में 1 बचा, 2 8 + 10, 10 + 1 11 हो जाएगा। अब 1 हमारा लास्ट शेल में है, अब इसे 8 शेल तक कंप्लीट करना है। अब 8 कंप्लीट करना है, यानी 7 लेगा या 1 दे देगा। अब 7 लेना आसान है या 1 देना आसान है, ऑफकोर्स 1 देना आसान है, तो वो 1 दे देगा सोडियम। और एक हमारा जो हमारा लास्ट शेल है इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी 1 से लेके जो 4 तक की आपको पता है, 1 से लेके 4 तक की आपको 8 - 4 कर देना है अगर आपको निकालना है। यानी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन outermost shell close to 8 is determined by the formula valency 8 minus shell number of electrons in the outermost shell। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल चेंज के लिए। एलिमेंट जिनकी सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम पोज करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और एलिमेंट्स जो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम पोजेस विदाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिला के न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे मास नंबर के इक्वल होता है। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोटॉन हमारे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। ये कुछ बेसिक सी नॉलेज। ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट्स के, उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से डोनेट करते हैं। फॉर न्यूट्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो 2 8 7 ये होता है इसकी वैलेंसी। अब हमें पता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 8 है हमारे, प्रोटॉन इसमें 17 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। अब 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, बट हमने इसमें एक गेन कर लिया। एक गेन करेंगे तभी हमारी लास्ट शेल फिल होगी। एक गेन करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ये हमारा 18 हो जाएगा। 18 अब इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है, माइनस का, तो हमारा क्लोरीन का साइन क्या हो जाएगा, -1 का साइन आ जाएगा। तो ये हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन हमारे कम हो गए, प्रोटॉन कम हो गए तो साइन, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का साइन लग जाएगा। और ऐसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में Na+ होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 होता है, 2 8 1 है। अब ये इसे एक इसे लॉस करना है, तो 2 और 8, इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 11 है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। बट अगर ये एक लॉस कर रहा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएंगे। अब इसमें प्रोटॉन हमारे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन माइनस में कम है और प्रोटॉन हमारे ज़्यादा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। यानी जहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन कम हो, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो नेगेटिव चार्ज लगेगा। अब एटॉमिक नंबर को Z से डोनेट करा जाता है और मास नंबर को A से। उल्टा है बट आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। मास नंबर को हम A से डोनेट करते हैं, प्रोटॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है।
Isotopes have chemical properties because they have same number of valence electron. Isotopes have different physical properties such as boiling point, melting point because they have different mass number. Atomic mass elements का fractional होता है due to its fact that all elements have isotopes. आइसोटोप्स के कुछ एप्लीकेशन आपको पता है. आइसोटोप एक यूरेनियम का आइसोटोप है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ होता है. आइसोटोप कोबाल्ट का ब्रेन ट्यूमर्स और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है. सोडियम का आइसोटोप्स डायग्नोसिस और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए यूज़ होता है. अब आइसोटोप्स के एग्जांपल हम हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है पर इसका मास नंबर डिफरेंट है. हाइड्रोजन का मास नंबर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है. अब कैसे? हाइड्रोजन का मास 1 मास को हम प्रोटियम, सेकंड मास को ड्यूटेरियम और थर्ड मास को टाइटेनियम कहते हैं. तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे. नेक्स्ट अगर हम आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमारे डिफरेंट होते हैं पर मास नंबर सेम होता है. जैसे कैल्शियम का मास नंबर भी 14 होता है और आर्गन का मास नंबर भी 14 होता है, बट कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और आर्गन का 18 होता है. तो ये आपको याद रखना है. आइसोबार यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट और आइसोटोप यानी एटॉमिक नंबर सेम. अब इन टर्म्स को आपको याद करना है. ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. कैनाल रेज क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस जो कि डिस्कवर्ड करी थी गोल्डस्टीन ने, यानी प्रोटॉन, उसे पॉजिटिव चार्ज रेज यानी कैनाल रेज को हम प्रोटॉन रेज भी कहते हैं. डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज. इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल. न्यूक्लियॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. एनर्जी लेवल पॉसिबल लोकेशन एक एटम के अराउंड एक स्पेसिफिक एनर्जी जिसमें वैल्यू हो. ऑक्टेट क्या होती है? शेल जिसकी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाती है. ऑक्टेट रूल भी यही कहता है कि लास्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट्स की. वैलेंस शेल आउटरमोस्ट शेल होती है एटम की. आउटरमोस्ट शेल में आप देखिए अगर 7 है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी. अगर 1 है तो उसकी वैलेंसी 7 होगी. 2 है तो उसकी वैलेंसी 6 होगी. 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी. 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी. 3 है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी. 4 है तो 4 होगी. 5 है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी. और 6 है तो उसकी वैलेंसी इसमें 6 है तो उसकी वैलेंसी हमारी 2 होगी. एंड 7 है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी. और 8 तो हमारी फाइनल फुल होती है. तो ये आपको याद रखना है. आउटरमोस्ट शेल में 1 है तो 1 वैलेंसी. 2 है तो 2 वैलेंसी. 3 है तो 3 वैलेंसी, यानी 1 होगी तो 1 ही लॉस करना पड़ेगा. 2 होगी तो 2 ही लॉस करेगा क्योंकि 6 तो गेन कर नहीं सकता. 6 तो गेन करना बहुत मुश्किल है. अगर 5 है तो 3 वो मांग सकता है. 6 है तो 2 मांग सकता है. 7 है तो 1 मांग सकता है. यानी कम से कम वो काम पे अपने आप को डिपेंड रखता है. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में. एटॉमिक नंबर प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस बनाते हैं. मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के, वो मास नंबर के इक्वल होता है. अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, देन हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे. तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग यू. बाय बाय गाइस.